नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बनी उस पतली सड़क पर उस वक्त कोई दूसरा वाहन नहीं था। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और हल्की बूंदाबांदी पिछले लगभग 20 मिनट से लगातार हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ देवदार के घने पेड़ थे। बारिश के कारण उनकी शाखाओं से पानी की बूंदें टपककर सड़क पर गिर रही थीं। हेडलाइट्स की रोशनी जितनी दूर तक जाती, उसके आगे फिर वही काला अंधेरा खड़ा मिल जाता। उस अंधेरे में कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ सड़क के बीच खड़ा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी पास पहुंचती, वह सिर्फ धुंध का हिस्सा निकलता। गाड़ी चला रहे आदमी ने धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे की सीट खाली थी, फिर भी उसे कई मिनट से लग रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। उस आदमी का नाम था विवेक राणा, उम्र 32 साल। शहर में एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था और पिछले कुछ महीनों से उसका कारोबार लगभग बंद होने की कगार पर था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। 2 ट्रक बिक चुके थे और तीसरे ट्रक पर बैंक की नोटिस लगी हुई थी। और उसी परेशानी में विवेक को एक ऐसी चीज के बारे में पता चला था जिसने उसकी सोच बदल दी थी। एक ऐसी साधना जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर उसे सही तरीके से पूरा किया जाए तो इंसान की सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। लेकिन उस साधना के साथ एक शर्त थी। उसे आधी रात के बाद पहाड़ों के बीच मौजूद एक पुराने मंदिर तक पहुंचना था और वहां उसे एक ऐसी स्त्री का सामना करना था जिसे लोग वन सुंदरी कहते थे। विवेक को यह नाम पहली बार इंटरनेट पर नहीं मिला था। उसे यह नाम एक बूढ़े आदमी ने बताया था। उस आदमी का नाम था हरिदास। हरिदास कभी इसी पहाड़ी क्षेत्र में डाक विभाग में काम करता था और अब गांव के किनारे अकेला रहता था। विवेक की उससे मुलाकात 3 दिन पहले हुई थी। उस दिन विवेक अपनी गाड़ी का इंजन ठीक कराने के लिए गांव के पास रुका था। गांव का नाम था कांदा खाल, छोटा सा पहाड़ी गांव, करीब 40-45 घर। शाम होते ही ज्यादातर घरों में दरवाजे बंद हो जाते थे। विवेक वहां एक मैकेनिक से मिलने गया था, लेकिन मैकेनिक ने काम करने से पहले ही कह दिया था कि पार्ट सुबह आएगा। रात में गांव में रुकने का कोई इंतजाम नहीं था। वहीं पास की चाय की दुकान में बैठा विवेक अपने फोन पर बैंक के मैसेज देख रहा था। एक और ईएमआई बकाया, एक और धमकी भरा कॉल, एक और नोटिस। तभी सामने बैठे बूढ़े हरिदास ने अचानक पूछा, बहुत चिंता में हो? विवेक ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हरिदास ने दोबारा पूछा तो उसने फोन टेबल पर रख दिया। व्यापार डूब रहा है, विवेक ने कहा। उधार? बहुत। हरिदास ने चाय का कप नीचे रखा और बोला, पैसा चाहिए? विवेक हल्का सा हंसा। यह सवाल उन लोगों से पूछा करो जिनके पास देने को पैसा हो। हरिदास ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं पैसा नहीं दे रहा। विवेक की हंसी रुक गई। फिर कुछ सेकंड तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। कागज इतना पुराना था कि किनारों पर भूरापन आ चुका था। उस पर हाथ से एक जगह का नक्शा बना था। पहाड़ के ऊपर एक टूटा हुआ मंदिर, उसके सामने एक छोटा सा गोल निशान और नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, मोनिका। विवेक ने पूछा, ये कौन है? हरिदास ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा जिसे लोग देवी समझते रहे। वह देवी नहीं थी। विवेक की उत्सुकता बढ़ गई। फिर हरिदास ने अपनी आवाज धीमी कर दी। उसे बुलाना आसान है, लेकिन वापस भेजना, वह रुक गया। बहुत मुश्किल है। विवेक ने उस वक्त उसकी बात को आधा मजाक और आधा अंधविश्वास समझा था, लेकिन जब हरिदास ने उसे बताया कि पुराने समय में उस पहाड़ पर कुछ साधक एक ऐसी स्त्री को बुलाने की कोशिश करते थे जो साधक की इच्छा पूरी करने का वादा करती थी, तब विवेक का ध्यान अचानक गंभीर हो गया। क्योंकि विवेक पहले से ही ऐसी बातों के बारे में पढ़ रहा था। अलग अलग जगहों पर होने वाली गुप्त साधनाएं, इच्छा पूर्ति के अनुष्ठान, तांत्रिक विधियां और ऐसी स्त्रियों की कहानियां जिनके बारे में कहा जाता था कि वे साधक के सामने अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होती हैं।
हरिदास ने उसे एक बार गौर से देखकर पूछा था, तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो? विवेक ने सच बता दिया था, मेरा कारोबार बचाना है। हरिदास कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने नक्शा उसकी तरफ बढ़ा दिया। कांदा खाल से करीब 7 किलोमीटर ऊपर एक पुराना मंदिर है। अब वहां पूजा नहीं होती, वहां कोई जाता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां रात के बाद रास्ता बदल जाता है। विवेक ने हंसते हुए कहा, रास्ता कैसे बदल जाएगा? हरिदास ने कहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसने एक और बात बताई, अगर तुम वहां जाओ तो मंदिर के अंदर रखा पीतल का दीपक मत जलाना। विवेक ने पूछा, क्यों? हरिदास ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, और अगर कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए, वह कुछ पल रुका तो उसके चेहरे की तरफ मत देखना। उस रात विवेक घर लौट आया था, लेकिन उसका दिमाग उसी कागज पर अटक गया था। अगले दिन उसने इंटरनेट खंगाला, उसे मंदिर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन कई पुराने स्थानीय फोरम और लोगों की पोस्टों में उसे एक ही इलाके का जिक्र मिला, मोनिका घाट। कुछ लोगों ने लिखा था कि वहां कई साल पहले साधना करने वाले एक आदमी की मौत हुई थी। कुछ ने कहा था कि वहां एक मंदिर था, और कुछ लोगों के अनुसार उस मंदिर में हर पूर्णिमा की रात एक औरत दिखाई देती थी। विवेक ने इसे अफवाह समझा, लेकिन फिर उसे एक पुरानी स्कैन की हुई किताब मिली। उस किताब के एक पन्ने पर लिखा था, जो इच्छा के लिए उसे बुलाता है वे पीछे उसका चेहरा देखता है। नीचे दूसरी लाइन थी, जो उसका चेहरा देखकर भी बच जाता है, वह कभी वही व्यक्ति नहीं रहता। यह लाइन पढ़ते ही विवेक की रीढ़ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई थी। फिर भी उसने जाने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका डर उसके लालच से छोटा था, और आज वह उसी रास्ते पर था। रात के 12 बजने में अभी 7 मिनट बाकी थे। विवेक ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। सड़क पर अचानक धुंध बढ़ने लगी थी। उसने वाइपर चलाया, फिर सामने हेडलाइट की रोशनी में एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड आधा टूट चुका था। उस पर मुश्किल से कुछ शब्द पढ़े जा रहे थे, मोनिका घाट। 2 km। विवेक ने ब्रेक पर पैर रखा। गाड़ी धीमी हुई। उसने घड़ी देखी, 11:04 PM। उसने गहरी सांस ली। बस 2 किलोमीटर, वह खुद से बोला। गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ दूरी तक सब सामान्य रहा, फिर मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। विवेक ने फोन उठाकर देखा, कोई सिग्नल नहीं। उसने सोचा, पहाड़ों में ऐसा होता है। फिर सड़क अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। बाईं तरफ पतली कच्ची सड़क थी, दाईं तरफ पक्की सड़क आगे पहाड़ की तरफ जा रही थी। हरिदास के नक्शे में ऐसा कोई मोड़ नहीं था। विवेक ने गाड़ी रोक दी। उसने नक्शा फिर से निकाला। पुराने कागज पर रास्ता सीधा बना हुआ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसने सामने देखा, दाईं तरफ की सड़क पर एक पीला छोटा सा पत्थर रखा था। उस पर लाल रंग से तीर बना हुआ था। विवेक ने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी, लेकिन जैसे ही उसने मोड़ लिया, पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, छन। विवेक ने तुरंत शीशे में देखा, कुछ नहीं। उसने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई। 10 सेकंड बाद वही आवाज दोबारा आई, छन छन। इस बार उसे साफ लगा कि आवाज गाड़ी के अंदर से आई है। उसने रेडियो बंद कर दिया। इंजन की आवाज के अलावा अब गाड़ी के अंदर पूरी खामोशी थी। फिर पीछे से एक बहुत हल्की सी सांस लेने की आवाज आई। विवेक का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। वह धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखने लगा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट के बीचों बीच कुछ गीला दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने बारिश में भीगे कपड़े वहां रखे हों। विवेक की सांस अटक गई। उसने गाड़ी एकदम रोक दी। इंजन चालू था। वह कुछ सेकंड तक हिल नहीं पाया। फिर उसने खुद को समझाया, पानी होगा। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से एक बेहद धीमी आवाज आई। विवेक, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह आवाज साफ थी, औरत की आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत पास। विवेक ने आंखें बंद कर लीं। हरिदास की बात अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। अगर कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर बुलाए। उसने जवाब नहीं दिया। गाड़ी के अंदर फिर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद
पीछे वाली सीट पर हल्की सी हलचल हुई, कपड़े के घिसटने जैसी आवाज। फिर तुम आ गए। विवेक ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कस दिए। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सामने देखा, गाड़ी की हेडलाइट सड़क के किनारे एक पेड़ पर पड़ रही थी। पेड़ के नीचे किसी आदमी की परछाई जैसी कोई चीज खड़ी थी। विवेक ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन तभी वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके सामने से गायब हो गई। विवेक ने तुरंत ब्रेक छोड़ा। गाड़ी फिर आगे चलने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां से भाग रहा था या किसी और चीज की तरफ जा रहा था। करीब 5 मिनट बाद उसे मंदिर दिखाई दिया, लेकिन मंदिर देखकर उसे राहत नहीं मिली, क्योंकि हरिदास ने कहा था कि वहां कोई नहीं जाता। और मंदिर के बारे में पुरानी तस्वीरों में उसने जो कुछ देखा था वह एक छोटी टूटी हुई संरचना थी, लेकिन सामने जो खड़ा था वह उससे कहीं बड़ा था। पत्थरों से बना एक पुराना मंदिर। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था। मंदिर के चारों ओर लोहे की जंग लगी घंटियां लटक रही थीं। और सबसे अजीब बात, हवा बिल्कुल बंद होने के बावजूद उनमें से एक घंटी धीरे धीरे हिल रही थी। ठन। विवेक गाड़ी से नीचे उतरा। उसने घड़ी देखी। 12:01 AM। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों से पानी टपक रहा था। उसने जेब से हरिदास का कागज निकाला। नक्शे में मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा बना था। विवेक उधर चला गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसे जमीन पर सफेद राख की हल्की सी परत दिखाई दी। फिर गोल निशान, बिल्कुल वैसा जैसा कागज पर बना था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। गोल निशान के बीच में एक पत्थर रखा था। पत्थर पर सिंदूर लगा हुआ था और उसके पास एक पुराना मिट्टी का दीपक। विवेक कुछ देर तक उसे देखता रहा। हरिदास ने कहा था, दीपक मत जलाना। वह पीछे हट गया। पहले बाकी देखता हूं, उसने खुद से कहा। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लोहे की जाली लगी थी। जाली आधी खुली थी। विवेक ने उसे धक्का दिया। जंग लगे लोहे की आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। अंदर इतनी गंध थी कि उसे तुरंत उल्टी जैसा महसूस हुआ। धूप नहीं, कुछ और, पुरानी नमी, सड़े हुए फूल और किसी जली हुई चीज की गंध। वह धीरे धीरे अंदर गया। दीवार पर पुराने चित्र बने थे। अधिकतर मिट चुके थे, लेकिन एक चित्र बाकी सबसे साफ था। एक स्त्री का चेहरा, लंबे बाल, बड़ी आंखें, माथे पर गोल निशान। वह देखने में असाधारण रूप से सुंदर थी। विवेक उसके सामने रुक गया। चित्र के नीचे कुछ लिखा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लिखा था, मोनिका, जो मांगो वह देती है। विवेक की सांस थोड़ी तेज हो गई। फिर उसकी नजर नीचे गई। चित्र के नीचे किसी ने बाद में दूसरा वाक्य खुरचा था। बहुत मुश्किल से अक्षर पढ़े जा रहे थे, लेकिन जो देती है वह वापस भी लेती है। विवेक ने धीरे से पीछे कदम लिया। तभी मंदिर के बाहर घंटी बजी। ठन। विवेक ने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दूसरी घंटी, ठन। फिर तीसरी। इस बार तीनों एक साथ, ठन ठन ठन। विवेक ने मंदिर से बाहर निकलने की सोची, लेकिन तभी उसे मंदिर के पीछे से पायल जैसी आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की। छन छन छन। वह जम गया। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। विवेक ने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में उसकी सांस साफ सुनाई दे रही थी। पायल की आवाज अब मंदिर के अंदर थी, फिर उसके बिल्कुल पास, फिर उसके सामने। विवेक ने सिर झुकाए रखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा में अचानक चमेली की खुशबू फैल गई। वही खुशबू जो उसने कई साल पहले अपनी मां के पूजा वाले कमरे में महसूस की थी। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उसी समय एक मुलायम आवाज आई, तुम्हें बहुत पैसा चाहिए विवेक? विवेक के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, तुम्हारी सारी परेशानियां मैं खत्म कर सकती हूं। विवेक की उंगलियां कांपने लगीं। आवाज अब बिल्कुल सामने से आ रही थी। बस मेरी तरफ देखो। विवेक ने आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिस जगह आया है वह कोई साधना स्थल नहीं था। शायद वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था,
और शायद वह चीज पहले से जानती थी कि विवेक यहां आएगा। फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, लेकिन हर सौदा कुछ सेकंड की खामोशी कीमत लेकर ही होता है। विवेक की सांस रुक गई और तभी मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठी। ठन 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 ठन। अंधेरे में उसके सामने किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई दी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विवेक ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और अगली आवाज ने उसका खून जमा दिया, क्योंकि अब वह स्त्री की आवाज नहीं थी, वह उसकी अपनी मां की आवाज थी। बेटा, आंखें खोल। विवेक की सांस टूट गई। उसकी मां को मरे हुए 8 साल हो चुके थे। बेटा, आंखें खोल। विवेक के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह आवाज, वही आवाज उसकी मां की थी। बिल्कुल वही नरमी, बोलने का वही अंदाज, और सबसे डरावनी बात, उस आवाज में वही अपनापन था जिसे विवेक पिछले 8 सालों से सिर्फ अपनी यादों में सुनता आया था। विवेक के होंठ कांपे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन बंद पलकों के पीछे उसकी मां का चेहरा उभर आया। सफेद साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों में चमेली के फूल, और बचपन में रात को डर जाने पर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वही आवाज, डर मत बेटा, मां यहीं है। विवेक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, लेकिन आंखें नहीं खोली। बेटा, इतनी देर से तू मुझसे मिलने आया है। आवाज अब और करीब थी, इतनी करीब जैसे कोई उसके सामने झुककर बोल रहा हो, मुझे देख ले। विवेक का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये उसकी मां नहीं हो सकती। उसकी मां को मरे हुए 8 साल हो चुके थे। वह खुद अपनी आंखों के सामने उसकी चिता जलते देख चुका था। उस रात की हर चीज उसे आज भी याद थी। बारिश हो रही थी, श्मशान में गीली लकड़ियां जल नहीं रही थीं। पिता बार बार पंडित से पूछ रहे थे कि आग क्यों नहीं पकड़ रही, और विवेक, वह सिर्फ अपनी मां के चेहरे को देख रहा था। आखिरी बार। फिर आग की लपटों ने सब कुछ ढक लिया था। उसके बाद मां कभी वापस नहीं आई। फिर सामने से आवाज आई, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूटने लगा। मैंने तो तुझे कभी नहीं छोड़ा था। आवाज बहुत धीमी थी। तू चला गया था। विवेक के हाथ कांप गए। ये वही बात थी जो उसकी मां अक्सर उससे मजाक में कहती थी। जब विवेक कॉलेज के लिए पहली बार घर छोड़कर गया था, उसने कहा था, देखना मां, जल्दी वापस आऊंगा। मां ने हंसते हुए कहा था, शहर जाकर मुझे भूल मत जाना। विवेक ने तब हंसकर जवाब दिया था, आपसे कौन पीछा छुड़ा सकता है? और आज वही वाक्य उस अंधेरे मंदिर में वापस सुनाई दे रहा था, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत, क्योंकि सामने से आने वाली सांसों में इंसानी गर्माहट नहीं थी। वह सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। विवेक ने अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। बेटा, आवाज फिर आई, बस एक बार देख ले। विवेक ने दांत भींच लिए, और तभी मंदिर की घंटियां अचानक बंद हो गईं। एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर मौजूद पूरी दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। न बारिश, न पेड़ों की आवाज, न हवा, कुछ नहीं। विवेक को सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। धक धक धक। फिर मंदिर के भीतर किसी चीज के घिसटने की आवाज आई, धीरे धीरे उसके चारों तरफ। गिस। विवेक ने आंखें बंद रखीं। आवाज उसके दाईं तरफ गई, फिर पीछे, फिर बाईं तरफ, फिर बिल्कुल सामने। उसे लगा जैसे कोई उसके चारों तरफ घूम रहा है। और तभी उसकी मां की आवाज फिर आई, तू मुझे पहचान भी नहीं रहा? विवेक के होंठ खुले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ क्षण तक खामोशी रही। फिर एक हल्की हंसी, बहुत हल्की, लेकिन वह हंसी उसकी मां की नहीं थी। उसमें किसी जानवर जैसी खरखराहट थी। अच्छा, आवाज बदल चुकी थी, तू अभी भी इतना ही समझदार है? विवेक की रीढ़ जम गई। अब सामने उसकी मां नहीं थी। जो भी था वह उसका भ्रम पड़ रहा था, उसकी यादों को इस्तेमाल कर रहा था, उसकी कमजोरियों को उसके खिलाफ कर रहा था। विवेक ने मन ही मन हरिदास को याद किया। उस बूढ़े ने कहा था,
अगर कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो उसके चेहरे की तरफ मत देखना। उस वक्त यह चेतावनी उसे अजीब लगी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वह चेतावनी सिर्फ चेहरे के बारे में नहीं थी, शायद आवाज के बारे में भी थी। उसने आंखें बंद रखीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसके दाएं कंधे पर किसी चीज ने हल्के से स्पर्श किया। विवेक का शरीर तन गया। स्पर्श बहुत नरम था, जैसे किसी ने उंगलियों के सिरों से उसका कंधा छुआ हो। फिर वही हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन के पीछे चला गया। विवेक की सांस बंद होने लगी। उंगलियां उसकी गर्दन के नीचे रुकी और फिर एक नाखून धीरे धीरे उसकी त्वचा पर खींचा। विवेक के मुंह से दबा हुआ दर्द निकला। उसने आंखें नहीं खोली। नाखून फिर उसकी त्वचा पर चला। इस बार थोड़ा गहरा, गर्म खून की पतली रेखा उसकी गर्दन से नीचे उतरने लगी, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर उसके कान के पास आवाज आई, तुम्हें धन चाहिए ना? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा कर्ज मैं चुका सकती हूं। कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कंपनी फिर से खड़ी कर सकती हूं। विवेक की उंगलियां कांप गईं। आवाज आगे बोली, तुम्हारे सारे ट्रक वापस आ सकते हैं। विवेक की सांस भारी हो गई। तुम्हारे नाम पर शहर में सबसे बड़ा बंगला हो सकता है। विवेक ने आंखें बंद रखीं। फिर वह आवाज अचानक बहुत मुलायम हो गई, तुम्हारी मां भी वापस आ सकती है। यह सुनते ही विवेक के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसकी सांस अटक गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा लालच और दर्द दिखाई दिया। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। आवाज उसके बिल्कुल कान के पास थी। मेरी तरफ देखो। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग कह रहा था कि आंखें मत खोल, लेकिन दिल सिर्फ मां शब्द पर अटक गया था। क्या हो अगर यह सच में कोई ऐसी शक्ति हो जो मर चुके इंसान को वापस ला सकती है? क्या हो अगर यह मौका उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हो? विवेक की पलकों के नीचे मां का चेहरा और साफ होने लगा। मां अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सांस लेने में तकलीफ थी। मरने से कुछ घंटे पहले उसने विवेक का हाथ पकड़ा था। मुझसे एक वादा कर। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या? अपने पिता का ध्यान रखना। विवेक ने सिर हिलाया था। लेकिन मां के मरने के बाद पिता शराब में डूब गए और 2 साल बाद वह भी चले गए। विवेक ने खुद को दोषी माना था। उसे लगता रहा कि उसने दोनों को नहीं बचाया। इसलिए जब आवाज ने कहा, मैं दोनों को वापस ला सकती हूं, तो उसके भीतर का वह 8 साल पुराना दर्द अचानक जाग उठा। उसने आंखें खोलने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे उसकी पलकें उठने लगीं, बस थोड़ी सी, और उसी क्षण मंदिर के फर्श से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। विवेक चौंक गया। उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसने तुरंत नीचे देखा भी नहीं, लेकिन आवाज से ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई भारी लकड़ी का सामान गिरा हो। फिर कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई। विवेक ने खुद को संभाला। उसे लगा शायद यह भी उसी चीज का छल था। तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, विवेक। वह आवाज हरिदास की थी। विवेक ने तुरंत आंखें नहीं खोली। आंखें खोलो। हरिदास की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने चाय की दुकान पर सुनी थी। मैं आ गया हूं। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर हरिदास सच में वापस आया था तो शायद सब ठीक हो सकता था। लेकिन फिर उसे एक सवाल याद आया, वह आदमी अकेले पहाड़ पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता था? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, आंखें खोलो। आवाज अब थोड़ी कठोर थी। विवेक चुप रहा। फिर अचानक, अच्छा। कुछ सेकंड की खामोशी। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? विवेक के मन में एक और बात आई। हरिदास ने उसे कभी भी उसके नाम से 3 बार लगातार नहीं बुलाया था, और जिस तरह वह इस वक्त बोल रहा था वह अस्वाभाविक था, जैसे कोई सिर्फ उसकी नकल कर रहा हो। विवेक ने आंखें बंद रखी। फिर वह आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। पहले भारी, फिर कर्कश, फिर जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। बहुत अच्छा। विवेक के सामने अचानक मंदिर की जमीन हल्की सी कांपी। उसके पैर के पास कुछ गिरा। टक। वह आवाज इतनी साफ थी कि विवेक समझ गया कि कोई चीज उसके बिल्कुल पास गिरी है। उसने नीचे देखने की कोशिश नहीं की। फिर दूसरी आवाज आई,
तुम्हें पता है इस मंदिर में आखिरी आदमी कौन आया था? विवेक चुप। हरिदास। विवेक के हाथ अचानक ठंडे पड़ गए, लेकिन वह अकेला नहीं आया था। विवेक की सांस धीमी हो गई, आवाज जारी रही। तुम्हारे जैसे किसी को साथ लाया था। विवेक ने अपनी मुट्ठी कस ली। उस आदमी ने भी धन मांगा था। कुछ सेकंड की खामोशी। उसने भी मेरी आवाज सुनी थी। फिर धीमी हंसी, लेकिन वह सुबह तक नहीं पहुंचा। विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या हरिदास यह सब पहले से जानता था? क्या यह कोई पहली बार होने वाली साधना नहीं थी? क्या उसने विवेक को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह किसी और से नहीं मिला? या क्या वह विवेक को जानबूझकर यहां लाया था? तभी आवाज ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। तुम्हें हरिदास पर शक हो रहा है? विवेक के होंठ सूख गए। करना भी चाहिए। फिर वही आवाज बिल्कुल फुसफुसाहट में बदल गई, क्योंकि उसने तुम्हें आधा सच बताया था। अचानक विवेक के आगे जमीन पर कुछ खिसका। सर्र। उसने आंखें नहीं खोली। फिर एक बहुत धीमी आवाज, वह दीपक। विवेक ने तुरंत ध्यान दिया। तुमने अभी तक उसे जलाया क्यों नहीं? विवेक के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने सिर नहीं उठाया, लेकिन अब उसे समझ आया। हरिदास ने उसे दीपक न जलाने के लिए कहा था, तो फिर सामने मौजूद चीज उसे दीपक जलाने के लिए क्यों उकसा रही थी? आवाज फिर बोली, उसे जला दो। कोई जवाब नहीं। फिर तुम मुझे साफ देख पाओगे। विवेक ने आंखें और कसकर बंद कर ली। और फिर तुम्हारी मां तुम्हारे सामने खड़ी होगी। ये आखिरी वाक्य उसके लिए सबसे बड़ा वार था, लेकिन इस बार विवेक नहीं टूटा। उसने मन में मां का चेहरा देखा, और उसी क्षण उसे अपनी मां की एक बात याद आई। बचपन में जब विवेक अंधेरे से डरता था, तो मां हमेशा कहती थी, डर में जो चीज सबसे प्यारी लगे उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना। विवेक की सांस रुक गई। यह वाक्य उसे अचानक याद कैसे आया? शायद इसलिए क्योंकि सामने जो कुछ भी था वह उसकी यादों से खेल रहा था। वह मां की आवाज चुरा सकता था, उसका चेहरा भी बना सकता था, लेकिन क्या वह उसकी मां की हर याद जानता था? विवेक ने तय कर लिया, वह आंखें नहीं खोलेगा। तभी मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चली। टूटी खिड़की से धूल अंदर आई, और उसी हवा के साथ एक बहुत तेज सड़ी हुई गंध मंदिर में फैल गई। विवेक को उल्टी आने लगी। फिर उसके सामने से पायल की आवाज आई, छन छन। इस बार वह आवाज जमीन पर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर के ऊपर चल रहा हो। छन छन। फिर आवाज अचानक उसके पीछे आ गई। विवेक ने डर के बावजूद आंखें बंद रखीं। कुछ सेकंड बाद उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बुला रही हूं। विवेक चुप। नहीं, तुम्हें किसी ने मेरे पास भेजा है। विवेक का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार समझा कि यह कहानी सिर्फ इच्छा पूरी करने की नहीं थी। शायद कोई योजना पहले से बनाई गई थी, और वह उस योजना का आखिरी हिस्सा था जिसने तुम्हें यहां भेजा। आवाज धीरे धीरे भारी होती गई। उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि मंदिर के नीचे क्या दबा है। विवेक ने आंखें बंद रखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। मंदिर के नीचे? फिर उसके पैर के नीचे कुछ हल्का सा हिला, जैसे जमीन के भीतर से किसी ने मुट्ठी मारकर ऊपर धक्का दिया हो। ठक। विवेक का पूरा शरीर पीछे खिंच गया। फिर थक। इस बार ज्यादा जोर से, और तीसरी बार थक। मंदिर की जमीन में उसके सामने एक पतली दरार उभर आई। विवेक ने उसे आंखों से नहीं देखा, लेकिन आवाज से समझ गया। फिर उस दरार के भीतर से किसी चीज के रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे नीचे कोई बंद कमरे में चल रहा हो। विवेक ने पहली बार सोचा, अगर मंदिर के नीचे कुछ है तो क्या मोनिका वहीं रहती है? उसी समय सामने से आवाज आई, दीपक जला दो। विवेक ने सिर हिलाया नहीं, लेकिन तभी किसी ने उसके पैर के पास ठंडी उंगली रख दी। फिर धीरे से उसकी एड़ी के चारों तरफ उंगलियां लपेट लीं। विवेक बुरी तरह कांप गया। उंगली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई उसके पैर को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। विवेक ने पूरा जोर लगाकर अपना पैर पीछे खींच लिया, लेकिन पकड़ नहीं छूटी। अब उसने पहली बार महसूस किया कि वह चीज सिर्फ डराने नहीं आई थी,
वह उसे मंदिर के भीतर कहीं और ले जाना चाहती थी। उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। मन ही मन उसने मां का नाम लिया, फिर शिव का, फिर अपने पिता का। पैर पर पकड़ अचानक ढीली हुई और उसी क्षण मंदिर के भीतर एक तेज आवाज गूंजी। पीछे मत देखना। विवेक चौंक गया। ये आवाज किसकी थी? हरिदास की, मां की, या उसकी अपनी? आवाज के बाद सब कुछ शांत हो गया। विवेक ने धीरे धीरे सांस ली। फिर सामने से एक कदम की आवाज आई, ठक, फिर दूसरा, ठक, फिर तीसरा। लेकिन इस बार वह आवाज स्त्री के कदमों जैसी नहीं थी। कोई भारी चीज चल रही थी। वह धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रही थी। विवेक ने आंखें बंद रखीं। कदम अब बहुत करीब आ चुके थे। फिर उसके सामने कोई आकर रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी, और उसके बाद बिल्कुल उसके सिर के ऊपर से एक फुसफुसाहट आई। अब आंखें बंद रखना बेकार है। विवेक का दिल रुकने जैसा हो गया, क्योंकि मैं अब सामने नहीं हूं। एक पल की खामोशी, फिर वह आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई, मैं तुम्हारे अंदर हूं। विवेक का शरीर सुन्न हो गया। उसे अपनी छाती के भीतर अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी बर्फीली उंगली ने अंदर से उसके दिल को छू लिया हो। और तभी उसकी आंखों के सामने बंद अंधेरे में एक चेहरा उभरा। मां का नहीं, मोनिका का नहीं, एक ऐसा चेहरा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। चेहरा काला था, आंखें पूरी तरह सफेद और होंठों पर गहरी दरार। वह चेहरा उसके बंद आंखों के पीछे मुस्कुरा रहा था। फिर उस चेहरे ने बिना आवाज के होंठ हिलाए। 12 साल पहले भी एक लड़का यहां आया था। विवेक के भीतर सन्नाटा छा गया। अगले शब्द उसके दिमाग में खुद सुनाई दिए। उस लड़के का नाम हरिदास था। विवेक की सांस रुक गई, क्योंकि अगर यह सच था तो जिस बूढ़े आदमी ने उसे यहां भेजा था वह कौन था? और हरिदास को इस मंदिर के बारे में इतना कुछ पता कैसे था? उसी क्षण मंदिर की जमीन के नीचे से किसी लोहे की भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। फिर एक तहखाने का पुराना दरवाजा अपने आप खुलने जैसी आवाज सुनाई दी। कर्र। विवेक ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके पैरों के नीचे से ठंडी हवा ऊपर आने लगी, और उस हवा के साथ एक दूसरी गंध आई, खून की। बहुत पुराना, सड़ा हुआ खून। फिर मंदिर के नीचे से किसी आदमी की कराह सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, वह आदमी जिंदा था। विवेक ने अपनी सांस रोक ली, और तभी वही आवाज आखिरी बार उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें ऊपर नहीं, नीचे जाना होगा। अगले ही पल उसके सामने जमीन का एक हिस्सा जोर से धंस गया, और विवेक को महसूस हुआ कि जिस पत्थर पर वह खड़ा था वह धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। पत्थर उसके पैरों के नीचे से खिसक चुका था। विवेक ने संतुलन बनाने के लिए दोनों हाथ हवा में उठा दिए। उसका शरीर पीछे की तरफ झटका खाकर गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ठंडी चीज ने उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। विवेक ने आंखें बंद रखीं, लेकिन अगले ही पल नीचे से तेज हवा का झोंका आया, और वह पत्थर जिस पर वह खड़ा था पूरी तरह नीचे धंस गया। विवेक के शरीर का वजन अचानक आगे की तरफ चला गया। उसने खुद को रोकने के लिए हाथ जमीन पर टिकाया। उंगलियां किसी गीली चीज से टकराईं, चिपचिपी, ठंडी। उसने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। उसे देखे बिना भी समझ आ गया था कि वह साधारण मिट्टी नहीं थी। उसकी हथेली पर लोहे जैसी गंध चिपक गई थी। खून। नीचे से वही कराह फिर आई, इस बार पहले से साफ। कोई है। विवेक का दिल तेज धड़कने लगा। मुझे बाहर निकालो। वह आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। विवेक कुछ पल तक जड़ होकर बैठा रहा, फिर उसने आंखें खोली। मंदिर के फर्श का एक हिस्सा सच में धंस चुका था। पत्थरों के बीच करीब 4 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया था। नीचे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कहीं बहुत नीचे एक हल्की पीली रोशनी कांप रही थी।
जैसे किसी पुराने दिए की लौ। विवेक ने पीछे देखा। मंदिर खाली था। कोई स्त्री नहीं, कोई छाया नहीं, कोई हरिदास नहीं, सिर्फ वही टूटी दीवारें और मंदिर की छत से लटकती घंटियां। उसने अपनी गर्दन छुई। जहां थोड़ी देर पहले नाखून चला था, वहां खून सूखने लगा था। विवेक ने गड्ढे के किनारे झुककर नीचे देखा। कौन है? नीचे से कराह आई। विवेक। विवेक का शरीर सुन्न हो गया। नीचे मौजूद आदमी ने उसका नाम लिया था। वह 2 कदम पीछे हट गया। उसने चारों तरफ देखा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नीचे कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज आई, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह यहां आया था। विवेक के दिमाग में कई सवाल एक साथ उठे। कौन था ये आदमी? कितने समय से नीचे था? और उसे कैसे पता था कि विवेक यहां आने वाला है? उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ 1% बैटरी बची थी। नेटवर्क अब भी गायब था। उसने टॉर्च ऑन की और गड्ढे में रोशनी डाली। नीचे पत्थरों की सीढ़ियां थीं, बहुत संकरी, गीली, और दीवारों पर काली काई जमी थी। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। विवेक ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, ऊपर मंदिर की एक घंटी अपने आप हिली। ठन। विवेक रुक गया। उसने ऊपर देखा। घंटी स्थिर थी। उसने फिर नीचे कदम रखा। दूसरी घंटी बजी। ठन। फिर तीसरी। ठन। जैसे हर कदम के साथ मंदिर उसे गिन रहा हो। विवेक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। 5 सीढ़ियां, 10, 15। नीचे जाते जाते ऊपर की रोशनी गायब हो गई। अब सिर्फ फोन की टॉर्च थी। दीवारें इतनी पास थीं कि उसके कंधे दोनों तरफ से छू रहे थे। नीचे से सड़ी हुई हवा ऊपर आ रही थी, लेकिन उसके बीच एक और गंध थी, चंदन की, ताजा चंदन। इतने नीचे, इतने पुराने तहखाने में चंदन की खुशबू क्यों थी? विवेक ने चलते हुए दीवार पर रोशनी डाली। वहां कई निशान बने थे। पहले तो वह उन्हें समझ नहीं पाया। फिर टॉर्च करीब ले जाकर देखा। वे हाथों के निशान थे, सैकड़ों। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ इतने लंबे कि इंसानी उंगलियां लगते ही नहीं थे। कई जगह दीवार पर नाखून से खरोंचें थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। अचानक नीचे से आवाज आई, जल्दी करो। विवेक ने कदम तेज कर दिए। कौन हो तुम? नीचे से जवाब आया। नाम से क्या होगा? विवेक रुक गया। पहले यहां से मुझे निकालो, विवेक ने कहा। मैं तुम्हें तभी निकालूंगा जब तुम बताओगे कि तुम कौन हो। नीचे थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर आवाज आई, मेरा नाम नरेश है। नरेश। विवेक ने नाम मन में दोहराया। कहीं सुना हुआ लग रहा था। उसे याद आया कि हरिदास की दुकान के पीछे वाली दीवार पर कुछ पुराने अखबार चिपके थे। उनमें एक खबर थी, करीब 15 साल पुरानी। स्थानीय व्यापारी नरेश बिष्ट रहस्यमय ढंग से लापता। तब उसने उस खबर को ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन उम्र वही थी, इलाका वही। क्या वह आदमी नरेश हो सकता था? विवेक नीचे उतरता रहा। करीब 20 सीढ़ियों के बाद वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरा देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। बीच में एक लोहे की जंजीर लगी थी और उस जंजीर से एक आदमी दीवार से बांधा गया था। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, बाल कंधों तक पहुंच चुके थे, कपड़े फटे हुए थे, शरीर इतना कमजोर कि पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन वह जिंदा था। विवेक कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। तुम नरेश हो? आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम मुझे जानते हो? तुम्हारी खबर मैंने पढ़ी थी। नरेश ने बहुत हल्की हंसी हंसी। तो बाहर अभी भी लोग मेरे बारे में बात करते हैं? विवेक ने पास जाकर जंजीर देखी। ताला बहुत पुराना था। तुम यहां कितने समय से हो? नरेश ने उसकी तरफ देखा। समय? वह मुस्कुराया। यहां समय नहीं चलता। विवेक ने कुछ नहीं कहा। नरेश ने उसकी कलाई देखी। जहां वह ठंडी पकड़ महसूस हुई थी, वहां लाल निशान था।
नरेश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने तुम्हें छुआ? विवेक चौंका। किसने? नरेश ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ विवेक की गर्दन की तरफ देखा और यहां उसने सूखे होठों से इशारा किया। उसने निशान भी बनाया। विवेक पीछे हट गया। तुम उसे जानते हो? नरेश ने कहा। मैं उसे नहीं जानता। कुछ पल रुका। लेकिन वह मुझे जानती है। विवेक ने पूछा। मोनिका? नरेश की आंखें फैल गईं। यह नाम तुम्हें किसने बताया? एक बूढ़े आदमी ने। हरिदास? विवेक का दिल जोर से धड़का। तुम हरिदास को जानते हो? नरेश हंस पड़ा। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। जानता हूं, वह खांसने लगा। खांसी इतनी तेज थी कि उसके शरीर से आवाज निकलती रही। कुछ क्षण बाद उसने दीवार से सिर टिकाया। यही आदमी मुझे यहां छोड़कर गया था। विवेक पीछे हट गया। क्या? नरेश ने आंखें बंद कर लीं। 15 साल पहले वह मुझे भी इसी तरह लेकर आया था। विवेक के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उसने तुम्हें यहां क्यों लाया? नरेश ने कहा। क्योंकि मैं बहुत गरीब था। फिर उसने आंखें खोली और मुझे लगता था कि पैसा भगवान से भी बड़ा है। विवेक के शरीर में सिहरन हुई। तुम भी साधना के लिए आए थे? नरेश ने सिर हिलाया। मैंने धन मांगा था। और उसने? नरेश की आवाज टूट गई। उसने मुझे मेरे पिता की आवाज सुनाई। विवेक बिल्कुल शांत हो गया। कुछ क्षण पहले उसकी मां की आवाज, अब नरेश के पिता की आवाज। एक ही तरीका, एक ही जाल। फिर क्या हुआ? नरेश ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। विवेक के गले में कुछ अटक गया। क्या देखा? नरेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा। जो चेहरा तुमने बाहर देखा होगा वह असली नहीं था। उसने पहले मेरी मां का चेहरा लिया, फिर मेरी पत्नी का, फिर मेरे छोटे भाई का। वह कांपने लगा। हर बार वह वही चेहरा बनाती थी जिसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा कमजोर था। विवेक ने पूछा। फिर तुम यहां कैसे पहुंचे? नरेश ने जंजीर की तरफ देखा। मैंने भागने की कोशिश की, उसने मुझे पकड़ लिया। फिर? नरेश ने धीरे से कहा। उसने कहा, अगर मैं उसके लिए एक और आदमी लेकर आऊं तो वह मुझे छोड़ देगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विवेक की निगाह उसके चेहरे पर टिक गई। तुमने किसी को यहां लाया? नरेश ने नजरें झुका ली। बहुत लोगों को। विवेक पीछे हट गया। कितने? नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कितने? इस बार विवेक चीखा। नरेश ने धीरे से कहा। मुझे गिनती याद नहीं। विवेक को लगा उसका सिर घूम रहा है। और हरिदास? नरेश ने कहा। हरिदास भी यही करता है। वह लोगों को यहां भेजता है, फिर उन्हें समझाता है कि यह साधना है, फिर उन्हें डराता है, और आखिरी में नरेश ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। जंजीर खनकी। वह उन्हें उसके लिए छोड़ देता है। विवेक की सांस भारी हो गई। अब सारी बातें जुड़ने लगी थीं। हरिदास का अचानक मिलना, मंदिर का नक्शा, मोनिका का नाम, दीपक न जलाने की चेतावनी, आंखें बंद रखने की बात। यह सब शायद उसे बचाने के लिए नहीं था। शायद यह सब उसे एक खास तरीके से तैयार करने के लिए था। तभी नीचे कहीं बहुत दूर से घंटी बजी। ठन। नरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आ गई। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा था। कौन? नरेश ने फुसफुसाकर कहा। वह। फिर अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। विवेक की सांस से धुआं निकलने लगा। उसने फोन की टॉर्च चारों तरफ घुमाई। किसी को नहीं देखा। फिर ऊपर सीढ़ियों से पायल की आवाज आई। छन। एक कदम। छन। दूसरा। छन। तीसरा। आवाज धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। नरेश की आंखों में आतंक भर गया। विवेक, वह कांपते हुए बोला। दीपक मत जलाना। विवेक ने उसकी तरफ देखा। कौन सा दीपक? नरेश ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था। उस पर वही पीतल का दीपक रखा था, वही जिसके बारे में हरिदास ने कहा था कि उसे नहीं जलाना। विवेक की रीढ़ में ठंडक उतर गई। दीपक खुद ब खुद हल्का हिल रहा था, जबकि कमरे में हवा नहीं थी। पायल की आवाज अब बिल्कुल करीब थी। छन छन छन। नरेश फुसफुसाया। वह दीपक जलेगा तो नीचे का दरवाजा खुलेगा। विवेक ने पूछा, कौन सा दरवाजा?
नरेश ने कमरे के पीछे देखा। वहां पत्थर की दीवार थी, लेकिन दीवार के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार थी और उस दरार के भीतर जैसे कोई लोहे का दरवाजा छिपा हो। उसके पीछे क्या है? नरेश ने कहा, उसका असली घर। विवेक ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के निशान फिर जलने लगे हैं। पायल की आवाज अब दरवाजे के दूसरी तरफ थी। फिर एक स्त्री की बहुत धीमी आवाज आई, विवेक। उसने सांस रोक ली। तुम बहुत देर कर चुके हो। विवेक ने नरेश की तरफ देखा। नरेश बुरी तरह कांप रहा था। उसकी तरफ मत देखना, वह बुदबुदाया। कभी मत देखना, आवाज फिर आई। तुम्हें लगा नरेश तुम्हें सच बता देगा? विवेक के पैर जम गए। उसने तुम्हें आधा सच बताया है। नरेश ने सिर झुका लिया। विवेक ने पूछा, कौन सा आधा? दरवाजे के पीछे से हंसी आई। वह खुद यहां कैदी नहीं है। विवेक की आंखें फैल गईं। नरेश ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। विवेक, मेरी बात मत मानना। क्या? नरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुझे यहां बुलाया नहीं। फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई, आंखों की पुतलियां ऊपर चली गईं और उसके होंठों से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी, मैंने नहीं बुलाया। कमरे के पीछे का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। खर्र! विवेक पीछे हट गया। दरवाजे के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल आंखें दिखाई दीं और फिर उन आंखों के नीचे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उभरा। पहले सुंदर, फिर त्वचा धीरे धीरे खिसकने लगी। चेहरा काला पड़ गया, जबड़ा लंबा हो गया और उस आकृति ने बहुत शांत आवाज में कहा, अब की बार एक कदम आगे। तुम मुझे देखकर नहीं, दूसरा कदम। मेरी मदद करने आए हो। विवेक पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। उसने तभी देखा कि नरेश की जंजीर खुल चुकी थी, लेकिन नरेश अब अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। तभी ऊपर मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठीं और नीचे तहखाने में किसी तीसरे आदमी की चीख गूंजी, विवेक, उसके हाथ में मत जाना। विवेक ने पलटकर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी खड़ा था, हाथ में जलती हुई मशाल, चेहरा बारिश से भीगा हुआ, और वह आदमी हरिदास था। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा आदमी सच में हरिदास था। वही चेहरा, वही सफेद दाढ़ी, वही झुका हुआ शरीर, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसकी रोशनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर तहखाने के कमरे तक आ रही थी। विवेक कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर हरिदास अब भी ऊपर खड़ा है तो फिर 3 दिन पहले चाय की दुकान पर उसे मिलने वाला आदमी कौन था? हरिदास ने नीचे देखते हुए कहा, विवेक, उस आदमी से दूर हटो। नरेश ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी आंखों में लाल चमक कुछ पल और तेज हुई, फिर वह सामान्य दिखाई देने लगा। वह जंजीर के पास ही बैठा था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, उसकी बात मत सुनना। हरिदास सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ मशाल की लौ दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। विवेक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप यहां कैसे? हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नीचे आया और सीधे नरेश के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, तुमने इसे कितनी बातें बता दी? नरेश हंस पड़ा, जितनी इसे जाननी चाहिए थी। हरिदास का चेहरा कठोर हो गया। तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो? नरेश ने कहा, नहीं। फिर उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। मैं खुद को बचाना चाहता हूं। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से किस पर भरोसा करे। उसने हरिदास से पूछा, मुझे सच बताइए, ये सब क्या है? हरिदास ने मशाल दीवार के पास रख दी। तुमने सवाल गलत पूछा, तो सही सवाल क्या है? हरिदास ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम यहां आए क्यों? विवेक चुप रहा। पैसे के लिए? विवेक ने सिर हिलाया। हरिदास बोला, नहीं। विवेक चौंका। नहीं, पैसा सिर्फ बहाना था। वह थोड़ा और करीब आया। तुम्हें असल में अपनी किस चीज की जरूरत थी विवेक? विवेक का चेहरा उतर गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हरिदास ने खुद ही कहा, तुम्हें अपनी मां चाहिए थी। विवेक का दिल जोर से धड़का।
आपको कैसे पता? हरिदास चुप रहा। नरेश ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। इसीलिए तो उसने तुम्हें चुना था। विवेक ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसने कौन? नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिदास ने धीमे से कहा, मोनिका। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई। विवेक के पीछे पत्थर की दीवार से कुछ गिरा, एक छोटी सी सूखी हड्डी। विवेक पीछे हट गया। हरिदास ने उसे उठाने के लिए झुकने की कोशिश की, लेकिन नरेश चीखा, उसे मत छूना। हरिदास वहीं रुक गया। कुछ क्षण तक तीनों के बीच खामोशी रही। फिर हरिदास बोला, तुम्हें इसके बारे में जितना बताया गया है उसे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं, तो बताइए। 15 साल पहले मैं भी इसी कमरे में था। विवेक की निगाह नरेश पर गई, फिर हरिदास पर। नरेश ने सच कहा था। हरिदास ने स्वीकार कर लिया। मैं उसे यहां लेकर आया था। विवेक के भीतर गुस्सा उबलने लगा। क्यों? हरिदास ने जवाब देने में काफी देर की। क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या मतलब? हरिदास ने अपनी हथेली मशाल की रोशनी में देखी। उसकी हथेली के बीचों बीच एक गोल काला निशान था, जैसे किसी चीज ने त्वचा के अंदर जलकर निशान बनाया हो। मैंने भी अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश की थी। विवेक का गुस्सा कुछ पल के लिए रुक गया। हरिदास की आवाज कांपने लगी। मेरा बेटा 12 साल का था, बीमारी से मर गया। उसके बाद मैं पागल हो गया। मैंने हर जगह इलाज ढूंढा, मंदिर, साधु, तांत्रिक। उसने आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे इस जगह के बारे में पता चला। विवेक शांत होकर सुनता रहा। कहा गया कि मोनिका किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस बुला सकती है, लेकिन उसके लिए किसी जीवित इंसान की इच्छा की जरूरत होती है। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। जीवित इंसान की इच्छा? हरिदास ने सिर हिलाया। वह सीधे किसी को जीवन नहीं देती। पहले वह इंसान की सबसे बड़ी इच्छा पहचानती है, फिर उसे पूरा करने का वादा करती है। और बदले में हरिदास की नजर नरेश पर गई। उसे साधक की जगह एक और जीवित इंसान चाहिए। विवेक ने धीरे से पूछा, क्यों? क्योंकि वह खुद इस दुनिया में रह नहीं सकती। विवेक की सांस अटक गई। तो वह क्या है? हरिदास ने कहा, इंसान नहीं, देवी भी नहीं, पिशाचिनी। हरिदास ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, उसे जो भी नाम दे दो, उसका काम नहीं बदलता। तभी कमरे के दूसरी तरफ से बहुत हल्की पायल की आवाज आई। क्षण तीनों चुप हो गए। नरेश का चेहरा बदल गया। वह सुन रही है। हरिदास ने तुरंत मशाल उठा ली। हमें ऊपर जाना होगा, विवेक ने पूछा। और नरेश? हरिदास ने उसकी तरफ देखा। उसे साथ नहीं ले जा सकते। नरेश अचानक चीखा, झूठ बोल रहा है। हरिदास ने उसकी ओर देखा भी नहीं। विवेक, अभी मेरे साथ चलो। विवेक हिला नहीं। अगर मैं आपके साथ गया तो तुम बच जाओगे। और नरेश? हरिदास कुछ नहीं बोला। नरेश ने दीवार पर सिर मार दिया। मत जाना इसके साथ। विवेक दुविधा में था। एक तरफ वह आदमी था जिसे वह पहली बार देख रहा था, लेकिन जिसने मोनिका का सच बताया था। दूसरी तरफ हरिदास था, जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। तभी ऊपर सीढ़ियों के पास से एक बच्ची की आवाज आई, पापा। हरिदास का शरीर जम गया। उसकी मशाल कांपने लगी। विवेक ने उसकी तरफ देखा। आपने सुना? हरिदास की आंखें सीढ़ियों पर टिक गईं। आवाज फिर आई, पापा नीचे आओ। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। विवेक समझ गया, मोनिका अब उसकी कमजोरी पर खेल रही थी। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं। नहीं। आवाज तीसरी बार आई, पापा। इस बार हरिदास एक कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए। हरिदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें अपराध बोध था। मैंने उसे सालों पहले खो दिया था, और फिर भी। उसकी आवाज टूट गई। आज भी जब वह मुझे बुलाती है, मैं पहचान नहीं पाता कि वह मेरा बेटा नहीं है। नरेश ने कटु हंसी हंसी। इसीलिए वह तुम दोनों को छोड़ती नहीं। विवेक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? नरेश ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं भी यही गलती करता रहा हूं। उसने अपनी जंजीर उठाकर दिखाई। हर बार वह किसी अपने की आवाज में आती है। हर बार मैं सोचता हूं कि इस बार सच में कोई वापस आया है। फिर मैं दरवाजा खोल देता हूं। विवेक ने पूछा, कौन सा दरवाजा? नरेश ने कमरे के पीछे मौजूद पत्थर की दीवार की तरफ देखा। यही। विवेक ने पीछे देखा।
वह लोहे का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था, लेकिन कुछ मिनट पहले वहां सिर्फ अंधेरा था। अब अंदर एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। दोनों तरफ पत्थर की दीवारें, बीच में गीली मिट्टी और बहुत दूर एक हल्की लाल रोशनी। हरिदास ने फुसफुसाकर कहा, वह हमें अंदर बुला रही है। विवेक ने पूछा, क्यों? हरिदास ने कहा, क्योंकि आज की रात आखिरी रात है। विवेक का चेहरा बदल गया। किसकी? हरिदास ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी। फिर तुरंत बोला, या उसकी? नरेश अचानक चिल्लाया। तीनों में से एक जाएगा। कमरे की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा छा गया। विवेक ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ 3 चीजें सुनी। नरेश की सांस, हरिदास के कदम और किसी और की पायल। क्षण वह आवाज पीछे थी। विवेक ने घबराकर आगे बढ़ना चाहा। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ, यह हरिदास की आवाज थी। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों अंधेरे में आगे बढ़े, लेकिन नरेश पीछे रह गया। विवेक ने पूछा, उसे छोड़ रहे हैं? हरिदास ने कहा, वह पहले ही जा चुका है। विवेक रुक गया। क्या? हरिदास ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जो आदमी तुमने कुछ देर पहले देखा था, वह फुसफुसाया, वह नरेश नहीं था। विवेक का शरीर सुन्न हो गया। क्या मतलब? हरिदास ने मशाल फिर जलाई। हल्की लौ में सामने की जमीन दिखाई दी। वहां 2 पैर के निशान थे, एक हरिदास के, दूसरे विवेक के, तीसरे किसी के नहीं। विवेक ने पीछे देखा। जिस कमरे में नरेश खड़ा था वह खाली था। जंजीर जमीन पर पड़ी थी और दीवार के पास एक पुरानी हड्डियों का ढेर था। विवेक के मुंह से आवाज नहीं निकली। हरिदास ने कहा, 15 साल पहले नरेश मर चुका था। मैंने खुद उसकी लाश जलाई थी, लेकिन हर बार जब कोई नया आदमी यहां आता है। उसने सामने के अंधेरे की तरफ देखा। वह नरेश का रूप लेकर उसके सामने आता है। विवेक का सिर घूम गया। तो मुझे अब तक किसने बात की? हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनके सामने दूर लाल रोशनी के पास एक स्त्री की आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। हरिदास ने विवेक का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब चाहे कुछ भी हो, उसने फुसफुसाकर कहा। उसका चेहरा मत देखना। स्त्री ने धीरे धीरे सिर उठाया और इस बार उसकी आवाज ने हरिदास को नहीं, विवेक को नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ पुकारा। घर चलो। दोनों जम गए। विवेक ने पूछा, कौन? स्त्री की आवाज बदल गई। अब उसमें एक बूढ़े आदमी की आवाज थी, फिर एक बच्चे की, फिर एक औरत की, फिर एक साथ दर्जनों आवाजें। घर चलो। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं। यह रास्ता घर नहीं जाता। वह बुदबुदाया। कहां जाता है? विवेक ने पूछा। हरिदास ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो विवेक ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके कमरे में। कौन सा कमरा? हरिदास ने सामने लाल रोशनी की तरफ देखा, जहां से कोई वापस नहीं आया। तभी दाईं दीवार पर अचानक कई नाखूनों की आवाज सुनाई दी। खर्रर खर्रर, जैसे अंदर कोई बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। विवेक ने रोशनी दीवार पर डाली। वहां दर्जनों नाम खुदे हुए थे। किसी ने साल लिखे थे, 1924, 2001, 2007, 2013, 2019 और सबसे नीचे 2026। विवेक की सांस रुक गई। आज की तारीख। उसने हरिदास की तरफ देखा। यह नाम किसने लिखा? हरिदास ने धीरे से कहा, वह नाम अभी पूरा नहीं हुआ। दीवार पर 2026 के नीचे सिर्फ 2 अक्षर खुदे थे। वे। विवेक पीछे हट गया। उसने तुरंत अपनी गर्दन को छुआ। खरोंच का दर्द फिर जाग उठा और उसी क्षण पीछे से एक बहुत परिचित आवाज आई। विवेक। उसने आंखें बंद कर लीं। बेटा। उसकी मां। फिर आवाज आई, अब की बार मैं सच में आई हूं। विवेक की आंखों से आंसू निकल पड़े। हरिदास ने उसका हाथ खींचा।
मत सुनो। लेकिन आवाज रोने लगी, तू मुझे फिर छोड़ देगा? विवेक का चेहरा टूट गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। हरिदास ने उसका कंधा पकड़ लिया। नहीं। लेकिन विवेक ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके सामने सिर्फ उसकी मां की आवाज थी, बेटा बस एक बार देख ले, मैं बहुत अकेली हूं। विवेक की पलकों पर जोर पड़ा और उसी क्षण उसके सामने अंधेरे में एक दूसरी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। विवेक। यह उसकी मां की आवाज नहीं थी, यह उसकी अपनी आवाज थी, पीछे मत देखना। विवेक जम गया। उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने भीतर से उसे चेतावनी दी हो। उसने हरिदास की तरफ देखा। हरिदास भी उसकी ओर देख रहा था। फिर दोनों की नजरें उस स्त्री पर गईं। स्त्री अब उनके काफी करीब थी। उसका चेहरा अब भी बालों के पीछे छिपा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। हरिदास पीछे हट गया। अब देर हो चुकी है, विवेक ने पूछा। क्यों? हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। स्त्री ने धीरे धीरे अपने बालों को चेहरे से हटाया। विवेक की सांस रुक गई, लेकिन इस बार सामने कोई पिशाचिनी का चेहरा नहीं था। वह चेहरा विवेक का अपना चेहरा था और उसकी जुबान से निकला, तू मुझे मारने नहीं आया था। एक हल्की मुस्कान, तू तो मुझे पैदा करने आया था। उसके ठीक पीछे पत्थर की दीवार अपने आप खुलने लगी और भीतर सैकड़ों छोटे छोटे दीपक जल उठे। हर दीपक के सामने किसी इंसान का नाम लिखा था। सबसे आखिरी दीपक के सामने विवेक राणा। मंदिर के भीतर अचानक ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। विवेक की नजर उस आखिरी दीपक पर जमी थी। उस दीपक के सामने पत्थर पर खुदा था विवेक राणा। उसके ठीक पीछे लाल रोशनी में वही स्त्री खड़ी थी। चेहरा विवेक का, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। वे पूरी तरह काली थीं, इतनी काली कि उनमें कोई सफेद हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। हरिदास ने विवेक का हाथ पकड़ लिया। इसे मत देखो। विवेक ने अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उस कमरे में मौजूद हर चीज उसके बारे में जानती है। हर दीपक, हर नाम, हर दीवार, हर पत्थर। जैसे वह वहां पहली बार नहीं आया था, बल्कि जैसे वह बहुत पहले से उस जगह का हिस्सा था। उसने धीमे से पूछा, मेरा नाम यहां क्यों है? हरिदास ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह दीवार के पास गया और एक पुराने पत्थर पर हाथ फेरने लगा। उस पत्थर के पीछे कुछ छिपा हुआ था। हरिदास ने उसे खींचकर बाहर निकाला। एक पुरानी लोहे की पेटी, उस पर जंग लगी थी। उसने पेटी जमीन पर रखी। इसे खोलो, हरिदास ने कहा। विवेक ने उसकी तरफ देखा। मैं? तुम्हारे बिना यह नहीं खुलेगी। विवेक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने पेटी के ढक्कन पर हाथ रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां लोहे से छुईं, क्लिक, ताला अपने आप खुल गया। विवेक पीछे हट गया। हरिदास ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे उसे पहले से पता था, पेटी के भीतर पुरानी चीजें थीं। एक पीला कपड़ा, कुछ सूखे फूल, एक लोहे की छोटी मूर्ति और सबसे नीचे कागजों का एक बंडल। हरिदास ने वह बंडल बाहर निकाला। इसे पढ़ो। विवेक ने पहला कागज खोला। ऊपर तारीख थी 17 अगस्त 1978। नीचे लिखा था, आज पहली बार उसे देखा। विवेक की भौहें सिकुड़ गईं। अगली लाइन, वह स्त्री नहीं थी, लेकिन उसने स्त्री का रूप लिया। विवेक ने पढ़ना जारी रखा। उसने कहा, जो इंसान अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़ देगा वही इससे बच सकेगा, लेकिन जो इच्छा को पकड़कर रखेगा वह इसका दरवाजा बन जाएगा। विवेक ने हरिदास की तरफ देखा। दरवाजा?
हरिदास चुप रहा। विवेक ने अगला पन्ना पलटा। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या चाहती है। फिर उसने मेरा नाम लिया। विवेक के हाथ रुक गए। नीचे एक और लाइन थी, जिस दिन कोई अपना चेहरा देखकर उससे बात करेगा, उसी दिन मोनिका का रास्ता इस दुनिया में खुल जाएगा। विवेक ने तेजी से पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, उसे बुलाया नहीं जाता, उसे जन्म दिया जाता है। विवेक की सांस अटक गई। इसका मतलब? हरिदास ने कहा। यही सच है। मोनिका कोई एक आत्मा नहीं है, वह एक चीज है जो इंसान की इच्छा से रूप लेती है। हर पीढ़ी में कोई न कोई उसे नया चेहरा देता है। विवेक ने पीछे देखा। वह स्त्री अब वहां नहीं थी, लेकिन लाल रोशनी अभी भी जल रही थी। उसने पूछा, और इस बार? हरिदास की नजर उसकी तरफ गई। इस बार चेहरा तुम हो। विवेक के पेट में जैसे पत्थर पड़ गया। लेकिन मैंने उसे बुलाया नहीं, हरिदास ने कहा। तुमने इच्छा की थी? विवेक चुप हो गया। उसे याद आया, कई महीने पहले एक रात उसने नशे में अकेले अपने कमरे में कहा था, काश कोई मेरी पूरी जिंदगी बदल दे। फिर उसने हंसते हुए कहा था, जो भी शक्ति है सामने आ जा। वह सिर्फ गुस्से और निराशा में कहा गया एक वाक्य था, लेकिन क्या मोनिका ने उसे सुन लिया था? हरिदास बोला, उसे मंत्रों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इच्छा चाहिए। जितनी गहरी इच्छा उतना मजबूत उसका रास्ता। विवेक ने कहा, तो फिर मुझे यहां किसने बुलाया? हरिदास ने धीमे से जवाब दिया, तुम खुद। विवेक ने सिर हिलाया। नहीं, मैं यहां हरिदास के कहने पर आया। हरिदास की आंखों में कुछ बदल गया। वही बात तो सबसे ज्यादा जरूरी है। विवेक समझ नहीं पाया। हरिदास ने कहा, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें चुना? असल में मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करवाया गया। किसने? हरिदास ने सामने अंधेरे की तरफ देखा। उसने? विवेक ने धीरे से पूछा। मोनिका ने? हरिदास ने सिर हिलाया। 15 साल पहले उसने मुझे भी यही कहा था, किसी एक ऐसे आदमी को यहां लाओ जिसकी इच्छा बहुत मजबूत हो। मैंने नरेश को लाया, फिर नरेश ने किसी और को, फिर उस आदमी ने किसी और को। विवेक ने कहा, मतलब यह सिलसिला बहुत पुराना है। हरिदास की आवाज भारी थी। और हर बार आखिरी आदमी सोचता है कि वह अपने लिए आया है, लेकिन सच यह है कि वह किसी और की जगह भरने आया होता है। विवेक की नजर फिर आखिरी दीपक पर गई। और मेरा क्या होगा? हरिदास ने कुछ नहीं कहा। विवेक ने आवाज ऊंची कर दी, मेरा क्या होगा? हरिदास ने धीरे से कहा, 2 रास्ते हैं। पहला, तुम उसकी इच्छा स्वीकार कर लो, और दूसरा। हरिदास ने जवाब देने से पहले अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में एक छोटी चांदी की डिबिया थी। इसे मंदिर के बीच में रखकर जलाना होगा। फिर जिसका चेहरा तुमने देखा है उसे अपना नाम वापस देना होगा। विवेक कुछ समझ नहीं पाया। अपना नाम वापस? हरिदास ने कहा, मोनिका जिस इंसान की इच्छा से बनती है वह धीरे धीरे उसका नाम और चेहरा चुराती है। तुमने जितना उसे याद किया उतना ही उसका चेहरा तुम्हारे जैसा होता गया। विवेक का गला सूख गया। तो वह मेरा चेहरा क्यों बना रही है? हरिदास ने उसकी ओर देखकर कहा, क्योंकि वह बाहर निकलना चाहती है। कमरे के पीछे अचानक पत्थर टूटने की आवाज आई। धड़ाम। दोनों उधर मुड़े। लाल रोशनी गायब हो चुकी थी। अब वहां एक लंबा काला रास्ता दिखाई दे रहा था। उस रास्ते के अंत में एक छोटा कमरा था। दरवाजा आधा खुला। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। विवेक ने ध्यान से सुना। वह उसकी मां की आवाज थी। विवेक, वह वहीं जम गया। बेटा, मुझे यहां से ले चल। हरिदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह आखिरी परीक्षा है। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। अगर वह सच में मां हुई तो? वह नहीं है। आपको कैसे पता? हरिदास ने कहा, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे की आवाज इसी कमरे से सुनी थी। कुछ सेकंड तक दोनों खड़े रहे। फिर अचानक उस कमरे से आवाज आई, विवेक, तेरे पिता भी मेरे साथ हैं।
विवेक का चेहरा बदल गया। फिर दूसरी आवाज, बेटा दरवाजा खोल। विवेक की मुट्ठियां कस गईं। उसने कदम बढ़ाया। हरिदास ने रोकने की कोशिश की, नहीं, लेकिन इस बार विवेक नहीं रुका। उसके भीतर डर से ज्यादा गुस्सा था। 8 साल से मैं अपनी मां की मौत का दोष अपने ऊपर ले रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर यह चीज मेरी यादों का इस्तेमाल कर सकती है तो मैं भी इसे पहचान सकता हूं। वह कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। बीच में पत्थर की चौकी, उस पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और कुर्सी पर एक स्त्री बैठी थी, पीठ विवेक की तरफ। उसके बाल कमर तक थे। सफेद साड़ी जमीन पर फैली थी। विवेक ने सांस रोकी। हरिदास ने पीछे से कहा, चेहरा मत देखना। स्त्री ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन विवेक ने आंखें नीचे कर लीं। बेटा, वह आवाज बहुत कमजोर थी, मुझे पहचानता नहीं। विवेक की आंखों से आंसू निकल आए। मां, हरिदास चिल्लाया, उसका नाम मत लो। स्त्री ने हल्की हंसी हंसी। फिर उसकी आवाज बदल गई, तुम्हारी मां को तुमने ही मारा था। विवेक का शरीर सुन्न हो गया। क्या तू उसे बचा सकता था? विवेक के मन में अस्पताल की तस्वीर आ गई। ऑक्सीजन की मशीन, डॉक्टर, मां का कमजोर हाथ। वह आखिरी रात, स्त्री बोली, लेकिन तू बाहर चला गया। विवेक ने आंखें बंद कर लीं। झूठ, तू उसे अकेला छोड़ गया था। झूठ, तू चाहता था कि वह मर जाए। विवेक ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज भीतर से आ रही थी, क्योंकि तू आजादी चाहता था। विवेक की सांस टूटने लगी। एक पल के लिए उसे सचमुच लगा कि शायद वह अपराधी था। शायद उसने कभी मां के मरने की इच्छा की थी। शायद उसके भीतर सच में ऐसा कुछ था। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। मां के मरने से 2 दिन पहले उसने अस्पताल में उससे कहा था, मुझे मत छोड़ना। मां ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया था। मैं नहीं जाऊंगी, विवेक ने धीरे से कहा। आपने कहा था। आवाज बंद हो गई। विवेक ने सिर उठाया। आपने कहा था कि आप नहीं जाएंगी। कुछ पल खामोशी। फिर स्त्री बोली, मैंने झूठ बोला था। विवेक समझ गया, उसकी मां ऐसा नहीं कहती। उसकी मां आखिरी दिनों में भी उसे झूठ बोलकर शांत नहीं करती थी। वह हमेशा सच कहती थी। विवेक ने पीछे कदम लिया। तू मेरी मां नहीं है। स्त्री के शरीर में हल्का कंपन हुआ। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। फिर देख मुझे। विवेक ने नहीं देखा। देख। कमरा अचानक कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। कुर्सी जोर से हिलने लगी। हरिदास ने चांदी की डिबिया खोल ली। उसमें एक काला चूर्ण था। उसने उसे जमीन पर बने छोटे से गोल निशान में डाल दिया। विवेक, अपना नाम बोल। विवेक चौंका। क्या? अपना पूरा नाम। विवेक ने कांपते हुए कहा, विवेक राणा। अचानक कमरे में तेज हवा चली। उस स्त्री के बाल हवा में ऊपर उठ गए। उसका शरीर कुर्सी से जैसे खींचने लगा। हरिदास ने फिर कहा, जोर से, विवेक राणा। मंदिर की हर घंटी एक साथ बज उठी। ठन ठन ठन। स्त्री ने चीख मारी। उसकी आवाज में अब कई लोगों की आवाजें शामिल थीं। हरिदास चिल्लाया, फिर बोल। विवेक ने पूरी ताकत से कहा, मैं विवेक राणा हूं। स्त्री का चेहरा अचानक बदलने लगा। सफेद त्वचा काली पड़ गई। बाल जमीन पर फैल गए। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से पीछे झुक गई। आंखों की जगह 2 लाल चमकते गड्ढे दिखाई दिए। उसने जमीन पर हाथ पटका। पत्थर टूट गया। फिर वह चारों तरफ देखते हुए चीखी, यह नाम अब तुम्हारा नहीं है। विवेक ने एक कदम पीछे लिया। तभी हरिदास ने उसकी ओर देखा। अब सबसे जरूरी बात। क्या? हरिदास ने कहा, जिसने तुम्हें पहली बार यहां भेजा था उसे भी यह नाम वापस देना होगा। विवेक ने पूछा, कौन? हरिदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं। विवेक समझ नहीं पाया। हरिदास ने अपनी जेब से वही पुराना नक्शा निकाला। उस पर नीचे एक नाम लिखा था, हरिदास शर्मा। लेकिन वह नाम स्याही से नहीं, खून से लिखा था। हरिदास बोला, मैंने पहली बार यहां आने पर अपना नाम उसे दिया था, इसीलिए मैं इस जगह से बाहर होकर भी कभी आजाद नहीं हुआ। और अब तक जितने लोगों को यहां भेजा, उनमें से हर एक ने मेरा नाम थोड़ा थोड़ा वापस किया। विवेक की आंखें फैल गईं। तो इस पूरी साधना का असली दरवाजा? हरिदास ने सिर हिलाया। मैं हूं। पीछे खड़ी पिशाचिनी अचानक हंसने लगी। बहुत देर कर दी, हरिदास। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं।
नहीं, उसने विवेक से कहा। जब मैं अपना नाम बोलूं तब तुम चांदी की यह डिबिया उसके दीपक में डाल देना। विवेक ने पूछा। फिर? हरिदास मुस्कुराया। फिर जो होना है होगा। पिशाचिनी ने अचानक झपट्टा मारा। कमरे की हवा फटने जैसी आवाज हुई। हरिदास आगे बढ़ा। हरिदास शर्मा! एक भयानक चीख। पिशाचिनी पीछे जा गिरी। हरिदास शर्मा! दूसरी चीख। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। विवेक ने चांदी की डिबिया कसकर पकड़ ली, लेकिन उसी समय पिशाचिनी ने अपना हाथ उठाया और जमीन पर पड़े आखिरी दीपक की लौ अचानक बुझ गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। फिर अंधेरे में एक आवाज आई। विवेक! हरिदास की आवाज। डिबिया मुझे दे दो। विवेक रुक गया, क्योंकि हरिदास उसके सामने खड़ा था और उसी समय असल हरिदास की आवाज उसके पीछे से आई। उसके हाथ में मत देना। विवेक ने धीरे धीरे पीछे देखा। मंदिर में दो हरिदास खड़े थे। दोनों के हाथ में मशाल थी। दोनों के चेहरे एक जैसे। दोनों उसे देख रहे थे और दोनों एक साथ बोले, विवेक, मेरे साथ चलो। उसके हाथ में चांदी की डिबिया कांपने लगी। उसे अब यह तय करना था कि असली हरिदास कौन था, और गलत आदमी को डिबिया देते ही मोनिका हमेशा के लिए इस दुनिया में आ सकती थी। मंदिर के भीतर दो हरिदास खड़े थे। दोनों के हाथ में जलती हुई मशाल। दोनों का चेहरा एक जैसा। दोनों की आंखें विवेक पर टिकी हुई और दोनों एक ही बात कह रहे थे, विवेक, डिबिया मुझे दे दो। विवेक का हाथ कांप रहा था। उसकी मुट्ठी में चांदी की छोटी डिबिया थी। उसने पहले बाईं तरफ खड़े हरिदास को देखा। वह हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर डर था। वह बोला, विवेक, मेरी बात सुनो। मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां लाया था। दूसरा हरिदास हंसा। झूठ! उसकी आवाज में अजीब आत्मविश्वास था। मैं असली हूं। विवेक पीछे हट गया। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। पहला हरिदास बोला, नहीं, दोनों नहीं। क्या मतलब? वह मेरा रूप है। दूसरे ने तुरंत कहा, यह मेरा रूप है। विवेक का सिर घूम गया। पिशाचिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। तय करो विवेक, किस पर भरोसा है? जिस पर भरोसा करोगे वही तुम्हें बाहर ले जाएगा। विवेक ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया, यह आखिरी जाल था। मोनिका उसे चेहरे से नहीं, पहचान से हरा रही थी। वह सामने खड़े दोनों हरिदासों को देख रहा था। एक जैसे कपड़े, एक जैसी मशाल, एक जैसा चेहरा। लेकिन एक छोटी सी बात। विवेक ने खुद से पूछा, हरिदास सच में यहां आता तो वह क्या करता? उसे याद आया, जब पहली बार हरिदास ने चाय की दुकान पर उससे बात की थी, तब वह अपनी छड़ी हमेशा बाएं हाथ में पकड़े था। बाद में जब नक्शा दिया था, उसने उसे दाएं हाथ से बढ़ाया था, लेकिन नीचे मंदिर में आने के बाद से वह मशाल हमेशा दाएं हाथ में पकड़े हुए था। विवेक ने दोनों के हाथ देखे। एक हरिदास के दाएं हाथ में मशाल थी, दूसरे के बाएं हाथ में। विवेक की नजर अचानक उस आदमी पर टिक गई जिसने मशाल बाएं हाथ में पकड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। विवेक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वह हरिदास तुरंत गरजा। नहीं, विवेक पीछे नहीं हटा। असली हरिदास बाएं हाथ से छड़ी पकड़ता है। तुमने उसका चेहरा तो बना लिया, लेकिन उसकी आदत नहीं। कुछ पल के लिए मंदिर में खामोशी छा गई। दूसरा हरिदास धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। मशाल उसकी उंगलियों से नीचे गिर गई और उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। आंखें अंदर धंस गईं, होंठ फैल गए, जबड़ा लंबा हो गया। कुछ ही सेकंड में वहां हरिदास नहीं था। वह वही विकृत चेहरा था जिसे विवेक ने पहले देखा था। मोनिका! पिशाचिनी ने चीख कर कहा, तू समझदार हो गया है। हरिदास ने तुरंत विवेक की तरफ देखा। अब विवेक ने चांदी की डिबिया खोल दी। उसके अंदर काला चूर्ण था। हरिदास ने मंदिर के बीच मौजूद छोटे पत्थर के दीपक की ओर इशारा किया। यहीं! विवेक दौड़ा। मोनिका ने चीखते हुए उस पर झपट्टा मारा। उसके बाल हवा में फैल गए। उसके पैर जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे थे। विवेक ने दीपक में चूर्ण डाल दिया और तभी लौ अपने आप जल उठी। एक तेज सफेद रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। मोनिका चीखते हुए पीछे हट गई। उसका चेहरा कई रूपों में बदलने लगा। कभी माँ, कभी नरेश, कभी हरिदास, कभी वही सुंदर स्त्री। फिर विवेक का चेहरा। वह गर्जी,
तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। हरिदास ने कहा, मैं नहीं। वह विवेक के पास आ गया। तू करेगा। विवेक ने उसकी ओर देखा। कैसे? हरिदास ने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा नाम वापस ले। विवेक समझ गया। वह आगे बढ़ा। हरिदास ने जोर से कहा, मेरा नाम हरिदास शर्मा है। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। मैंने लालच किया। मैंने लोगों को यहां भेजा। मैंने अपने बेटे को वापस पाने के लिए उससे सौदा किया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने अपनी जिंदगी इस जगह को दे दी। मोनिका चीखने लगी। चुप हो जा। हरिदास ने उसकी ओर देखा। नहीं, आज मेरा नाम मेरा रहेगा। वह विवेक की तरफ मुड़ा। कहो। विवेक ने आंखें बंद की। हरिदास शर्मा। मोनिका पीछे हट गई। विवेक ने दोबारा कहा, हरिदास शर्मा। मंदिर की जमीन में दरारें पड़ने लगीं। तीसरी बार विवेक ने पूरी ताकत से कहा, हरिदास शर्मा। एक भयानक धमाका हुआ। मोनिका पीछे जा गिरी। उसके शरीर से काली धुएं जैसी परत निकलने लगी। वह धुआं मंदिर की छत की तरफ उठा और फिर हजारों पतली उंगलियों की तरह हर दिशा में फैल गया। मंदिर की सभी घंटियां एक साथ बजने लगीं। विवेक ने कान बंद कर ली। आवाज इतनी तेज थी कि जमीन तक कांप रही थी। मोनिका ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर कोई रूप नहीं था, सिर्फ काला खाली चेहरा। और उन गहराइयों से आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुई। हरिदास ने कहा, लेकिन आज आजाद भी नहीं होगी। मोनिका ने अचानक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हरिदास ने आंखें बंद कर ली। काली धुएं की लहर उसके शरीर में घुस गई। विवेक चिल्लाया, हरिदास। हरिदास के शरीर ने एक झटका खाया, फिर वह जमीन पर गिर गया। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीपक की छोटी सी लौ जल रही थी। विवेक कुछ सेकंड तक खड़ा रहा। हरिदास? कोई जवाब नहीं। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हरिदास की सांस बहुत हल्की थी। उसने आंखें खोली। विवेक जी, ऊपर जा। लेकिन आप? हरिदास मुस्कुराया। मेरी बारी बहुत पहले आ चुकी थी, बस आज पूरी हुई है। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास ने उसकी कलाई पकड़ी। एक बात याद रखना, लालच सिर्फ पैसा नहीं होता। वह कुछ पल रुका। कभी कभी किसी खोए हुए इंसान को वापस पाने की इच्छा भी लालच बन जाती है। विवेक चुप रहा, और जो चीज उस इच्छा का फायदा उठाई उसे देवता मत समझना। उसने आखिरी बार विवेक की तरफ देखा। विवेक ने सिर हिलाया। वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर मंदिर के बीच जलते दीपक पर पड़ी। उस दीपक के पीछे पत्थर पर जो नाम लिखा था वह अब बदल चुका था, हरिदास शर्मा। विवेक पीछे नहीं मुड़ा। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, मंदिर की दीवारों से एक भारी आवाज आई, धड़ाम। पूरा तहखाना उसके पीछे बंद हो गया। पत्थर अपनी जगह वापस आ गए। सड़क की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी जैसे कुछ ही सेकंड में सामान्य पत्थरों का हिस्सा बन गई। विवेक मंदिर के बाहर निकल आया। सुबह होने लगी थी। आसमान का रंग काला से नीला हो रहा था। पहाड़ों के पीछे हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने मोबाइल देखा। बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सड़क साफ दिखाई दे रही थी। वही सड़क जिसे वह आते समय खोज नहीं पा रहा था। वह गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी बिल्कुल वहीं थी जहां उसने छोड़ी थी। पीछे की सीट पर पानी का एक भी निशान नहीं था, जैसे रात में कोई वहां बैठा ही ना हो। विवेक ने इंजन चालू किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने एक बार पीछे मंदिर की दिशा में देखा, लेकिन खुद को रोक लिया। वह सड़क पर आ गया। करीब 1 घंटे बाद कांदाखाल गांव पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। चाय की वही दुकान खुली थी। विवेक तुरंत वहां पहुंचा। उसने दुकान वाले से पूछा, हरिदास कहाँ रहते हैं? दुकानदार के हाथ रुक गए। कौन हरिदास? विवेक ने कहा, हरिदास शर्मा। बूढ़े दुकानदार ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर पूछा, तुम्हें यह नाम किसने बताया? विवेक का गला सूख गया। उन्होंने? कौन? हरिदास ने। दुकानदार ने उसकी तरफ अजीब नजर से देखा, फिर धीरे से बोला, हरिदास शर्मा को मरे हुए 11 साल हो चुके हैं। विवेक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, मैं उनसे 3 दिन पहले मिला था। दुकानदार ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, 3 साल नहीं, 11 साल। उसने दुकान के अंदर दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी। विवेक आगे बढ़ा। तस्वीर देखते ही उसका खून ठंडा पड़ गया। उस तस्वीर में हरिदास वहीं था, लेकिन उसके नीचे तारीख लिखी थी
और मृत्यु की तारीख 2015। विवेक की नजर तस्वीर के नीचे लगे छोटे कागज पर गई। उस पर लिखा था, मोनिका घाट की घटना के बाद लापता। दुकानदार ने कहा, लाश कभी नहीं मिली। विवेक ने कुछ नहीं कहा। वह वापस गाड़ी में बैठ गया। उसके दिमाग में रात की हर घटना घूम रही थी। हरिदास, नरेश, मोनिका और वह तहखाना। उसने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, रियर व्यू मिरर में उसे कुछ दिखाई दिया। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा नीचे झुका हुआ। विवेक का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। उसने धीरे धीरे सांस ली, फिर खुद से कहा, पीछे नहीं देखना। उस औरत ने बहुत धीमे से सिर उठाया। रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बहुत सुंदर था। फिर होंठ हिले। विवेक ने आंखें सड़क से नहीं हटाई। मैंने कहा था ना। उस आवाज में हल्की हंसी थी। मैं खत्म नहीं हुई। विवेक की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद वह आवाज बंद हो गई। विवेक ने कुछ किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। फिर उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, मोनिका घाट 8 km। विवेक ने ब्रेक लगा दिया। उसने बाहर देखा। कुछ सेकंड तक सड़क खाली रही। फिर उसकी नजर बोर्ड के नीचे गई। वहां किसी ने ताजा सफेद रंग से एक नया वाक्य लिखा था, अगला दरवाजा तुम्हारे घर में है। विवेक के हाथ ठंडे पड़ गए। उसका घर शहर में था, सैकड़ों किलोमीटर दूर। लेकिन उसी पल उसके मोबाइल में, जिसकी बैटरी कुछ देर पहले पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, अचानक स्क्रीन जल उठी। एक नया संदेश आया। सिर्फ 3 शब्द, मां घर आ गई। विवेक की सांस रुक गई। उसने स्क्रीन को देखते हुए धीरे से सिर उठाया और रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर ताजा चमेली के फूल पड़े थे। विवेक ने गाड़ी नहीं रोकी। उसने सीधे सड़क पर नजर रखी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, मोनिका मंदिर में कैद हुई थी, लेकिन उसकी इच्छा अभी जिंदा थी। और जब तक विवेक अपने भीतर उसे जगह देता रहेगा, वह पूरी तरह कभी नहीं मरेगी। विवेक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सूरज पहाड़ों के पीछे से ऊपर आ चुका था, लेकिन उसकी अगली यात्रा अब पहाड़ों की तरफ नहीं थी। वह अपने घर की तरफ जा रहा था, और उसे पहली बार डर इस बात का नहीं था कि घर में मोनिका मिलेगी या नहीं। सबसे बड़ा डर यह था कि उसकी मां की आवाज सुनकर कहीं वह खुद दरवाजा न खोल दे।